गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास की एसएस में बुक पढ़ेंगे अगली इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे पहला लेसन, इसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसका पहला भाग आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र जो है, आपकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंधित जो अर्थ का मतलब होता है पैसा, शास्त्र मतलब विज्ञान, इसको हम कह सकते हैं धन। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती हैं, और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अथवा कार्य ये कहलाती हैं क्रियाएं, और मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती है वो कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। कोई भी कार्य है मनुष्य के द्वारा किया गया वो कार्य जिससे उसको धन की प्राप्ति हो रही है, वो जो क्रिया है उसकी वो कहलाएगी आर्थिक क्रिया। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए की गई जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है अर्थशास्त्र। तो मनुष्य के द्वारा की गई वे क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में और अर्थशास्त्र जो है वो वह शास्त्र या वह विज्ञान जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है वो कहलाता है अर्थशास्त्र। यहाँ हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। अर्थशास्त्र में एक गांव का एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले लेसन में, आपके पालमपुर गांव। इसकी थोड़ी सी रूपरेखा, पृष्ठभूमि जो है वो इस प्रकार की है कि पालमपुर एक गांव है। अब ये जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बना हुआ है जिसका नाम है रायगंज, और रायगंज से कुछ दूरी पर एक कस्बा है और कस्बे का नाम है शाहपुर। कुछ इस तरह से इस गांव की पृष्ठभूमि है कि पालमपुर जो गांव है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव है रायगंज, और रायगंज से कुछ दूरी पर एक बड़ा कस्बा है। इस कस्बे का नाम है शाहपुर। यहाँ पालमपुर गांव में क्या है, पालमपुर गांव की तरफ चले हम तो यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं, और इन 450 परिवारों में बड़े किसान, छोटे किसान, इस तरह के लोग रहते हैं। और 450 परिवारों में देखिए क्या है कि उच्च जाति के बड़े किसान, उनकी संख्या है 80। 450 परिवार में से उच्च जाति के बड़े किसानों की संख्या है 80, और लगभग 1/3 लोग ये हैं अनुसूचित जाति के, निम्न जाति के जो लोग हैं। ये गांव के बाहर की तरफ इनकी ढाणी बनी हुई है, कच्ची ढाणी, वहां पर ये लोग रहते हैं। और ये जो उच्च जाति के बड़े किसान हैं, जो 80 परिवार है, ये गांव के बीचों बीच रहते हैं, जिनके बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, जबकि इनके घास फूस के, मिट्टी के मकान बने हुए हैं। जो 1/3 लोग रहते हैं घाटी किसान, 1/3 अनुसूचित जाति के लोग जो रहते हैं, उनके जो मकान है वो कच्चे मकान हैं, साथ के साथ घास फूस से बने हुए मकान हैं।
अब नेक्स्ट जो चीज आती है पालमपुर की, देखिए पालमपुर जो गांव है, पालमपुर गांव के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक क्रिया हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो कृषि और एक है गैर कृषि। कुछ लोग तो यहाँ पर खेती करने का काम करते हैं, कृषि करते हैं यहाँ पर, और कृषि करने वाले लगभग 1/3 लोग हैं जो कृषि करते हैं। या तो खुद के खेतों पर, छोटे खेत हैं तो खुद के खेतों पर काम करते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिनके खुद के खेत नहीं है लेकिन फिर भी वो खेती का काम करते हैं। इसका मतलब वो कृषि खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं बड़े किसानों के। तो वो आएंगे इसी श्रेणी में कृषि से, क्योंकि वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं किस आर्थिक क्रिया के माध्यम से, कृषि के माध्यम से। यहाँ पर पालमपुर गांव में गैर कृषि से संबंधित कार्य कौन-कौन से हैं? दुकानदार, व्यवसायी, या विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग वह उद्योग है जिस उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता हो। जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री है, तेल निकालने वाली फैक्ट्री। अब तेल निकालने वाली फैक्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए, सरसों या तिलहन। अब तिलहन जब आएगा तब उसमें मशीनों के द्वारा श्रमिक काम करेंगे और मशीनों के द्वारा वहां पर जो सरसों कच्चा माल थी या तिलहन कच्चा माल था उससे पक्का माल यानी कि तेल बन के आएगा। ऐसे उद्योग जहां पर कच्चे माल से पक्के माल में उत्पादन किया जाता हो वो उद्योग कहलाते हैं विनिर्माण उद्योग। यहाँ के जो लोग हैं गैर कृषि काम के अंतर्गत, कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है, कुछ व्यापार व्यवसाय करते हैं और कई लोग जो हैं वो विनिर्माण उद्योग से जुड़े हुए हैं, अर्थात मिल फैक्ट्री कारखानों में काम करते हैं ये लोग। यहाँ उत्पादन का जो संगठन है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, देखो उत्पादन की बात करें हम तो किसी वस्तु को बनाना वो कहलाता है उत्पादन करना। उत्पादन की दो क्रियाएं बताई थी आपको, कृषि और गैर कृषि। उत्पादन में दो चीजें बनती है, या तो वस्तुओं का उत्पादन होता है या फिर होता है सेवाओं का। कैसे? वस्तुओं का उत्पादन में तो वस्तु बनेगी भैया कोई, जैसे घड़ी बनाने की फैक्ट्री, घड़ी बन रही है यहाँ पर, स्लेट बनाने की फैक्ट्री, स्लेट बन रही है यहाँ पर, पेन बनाने की फैक्ट्री, पेन बन रहा है यहाँ पर, पुस्तकें छापी जा रही है वहां पर, पुस्तकों की कॉपी बन रही है, पुस्तकें बन रही है। तो यहाँ ये जो चीजें हैं यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। कृषि, ये कृषि भी एक कृषि के अंतर्गत भी जो उत्पादन होता है वहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है। तो जहां वस्तुओं का निर्माण होता है वहां पर वस्तु उत्पादन, और जहां पर सेवाओं का निर्माण हो रहा है जैसे बैंक, परिवहन, संचार, ये है सेवा। जो अपनी सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये ऑफिस है, ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका जो काम है वो इनके बिना नहीं चल सकता। मान के चलो कि कोई भी मील फैक्ट्री कारखाना जहां पर गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। अब गुड़ और शक्कर फैक्ट्री तो बना देगी, लेकिन फैक्ट्री बनाने के पश्चात उस फैक्ट्री वाले को, उस फैक्ट्री के मालिक को बैंक की भी आवश्यकता पड़ेगी। परिवहन का मतलब है यातायात के साधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, अन्य स्थानों पर अपना माल पहुंचाने के लिए। संचार का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जैसे टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह, ये संचार के साधन है।
तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन का जो संगठन है वो दो प्रकार का है, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन। अब अगली चीज ये आती है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन का जो कारक है, यानी कि किसी भी चीज के उत्पादन में उत्पादन के कारक, यानी कि किसी भी चीज के उत्पादन में हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। चाहे हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात कोई ऑफिस खोल रहे हैं, सॉरी, जैसे हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कोई मील फैक्ट्री कारखाना खोल रहे हैं, कपड़े बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं हम लोग, तो यहां पर हो रहा है वस्तुओं का निर्माण। और यदि हम कोई ऑफिस डाल रहे हैं, एयरटेल का ऑफिस डाल रहे हैं जैसे सपोज, तो वहां पर अपनी संचार सेवाएं देंगे हम, तो वहां हो रहा है वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा, वहां पर हो रहा है सेवाओं का उत्पादन। या हमने कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल ली, ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल ली हमने, तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी क्या देगी, सेवाएं देगी। अगर पेंसिल बनाने की कोई फैक्ट्री हमने डाल ली है, तो वहां पर किस चीज का उत्पादन हो रहा है, वहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पाद क्या, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा वो ये आ रहा है उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। यदि आप किसी भी तरह का उत्पादन कर रहे हो, चाहे वो वस्तु का कर रहे हो अथवा सेवा का कर रहे हो, दोनों ही प्रकार के उत्पादन में कौन कौन से कारक होते हैं जिनके बिना आप वो उत्पादन नहीं कर सकते। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, इनमें देखो पहला कारक है भूमि। भूमि में जल, वन और खनिज, तीनों चीज आ जाएगी। नेक्स्ट जो कारक है वो है श्रम, यानी कि श्रमिक, यानी कि कार्य करने वाले लोग। तीसरा जो आता है वो है भौतिक पूंजी। तीसरा कारक है भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी में देखिए कौन कौन सी चीजें होती है। भौतिक पूंजी में पहली चीज है औजार और मशीन। औजार और मशीन तो है स्थायी पूंजी। जो हमेशा बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है, स्थायी पूंजी कहते हैं औजार और मशीन को, भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। दूसरी है कच्चा माल और नकदी, और ये है कार्यशील पूंजी। जब तक काम चलता रहेगा, जब तक ये पूंजी काम करती रहती है, कच्चा माल भी और नकदी भी, ये कार्यशील पूंजी में है। देखो भौतिक पूंजी में दो तरह की चीज आती है, औजार और मशीन, जिनको कहते हैं स्थायी पूंजी, हमेशा बनी रहती है। जैसे हमने एक मील फैक्ट्री में औजार डाल दिए, मशीन डाल दी, तो वो हमेशा रहेगी, वो समाप्त नहीं होगी। लेकिन कच्चा माल और नकदी ये आते तो भौतिक पूंजी में, लेकिन इनको कहते हैं कार्यशील पूंजी। एक समय के बाद में ये नष्ट हो जाती है। जैसे मान के चलो कि हमने कोई शक्कर बनाने की फैक्ट्री डाली, उसमें हम कच्चा माल लेके आएंगे गन्ना। अब वो जो गन्ना है, जितना हम लेके आए उतना समाप्त हो गया, क्योंकि उससे हमने गुड़ और शक्कर बना लिया। पैसे भी यदि किसी उत्पादन में हमने पैसे लगाए, तो वो पैसे उतने ही थोड़े रहेंगे, वो जो पैसे हैं वो एक समय के पश्चात खत्म हो जाएंगे और लगाने पड़ेंगे फिर अपन को। तो ये जो कच्चा माल और नकदी जो होती है वो कार्यशील पूंजी होती है, और स्थायी पूंजी जो है वो औजार और मशीन में आती है। तो तीन तरह की हमने उत्पादन के कारक बताए, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। इसके बाद में चौथा जो कारक है वो है मानव पूंजी। और मानव पूंजी जो है उसको उत्पादन के कारकों में महत्वपूर्ण कारक माना गया है, क्योंकि मानव पूंजी ही ऐसी पूंजी है जो इन तीनों पूंजियों को संगठित करके एक नियमबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार इनको काम में लेता है। इसीलिए मानव पूंजी को एक महत्वपूर्ण पूंजी के अंतर्गत माना गया है। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है पालनपुर में खेती।
अब पालमपुर में जो खेती होती है वो किस प्रकार की, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं पालमपुर में खेती। अब पालमपुर में जो खेती है, पालमपुर के जो लोग हैं, हमने आपको ऊपर ही बताया था, पालमपुर के अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। यहाँ पर पालमपुर में खेती की क्या स्थिति है। पहला पॉइंट है भूमि स्थिर है। यहाँ के जो लोग थे पुराने समय में, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने परंपरागत तरीके से काम में लेकर वहां की जो भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसको भी कृषि योग्य बनाकर उस पर खेती करने लग गए वो लोग। तो भूमि जो है जितनी उनको खेती के लिए काम में ली जाने वाली थी वो सारी भूमि उन्होंने यूज कर ली। पालमपुर के जो लोग हैं वो पालमपुर के लोग कृषि कार्य के लिए ट्यूबवेलों का यूज करते हैं। बिजली, वहां पर बिजली की सुविधा है, लगभग 24 घंटे बिजली आती है वहां पर, और इसी बिजली का उपयोग करते हैं वो सिंचाई के लिए। और सिंचाई के लिए वहां पर बिजली के द्वारा नलकूपों से पानी ले लेते हैं वो, या फिर उनके पास में व्यवस्था है कुओं की, और कुओं के द्वारा वो क्या करते हैं, कुओं में रहट द्वारा जो चरखी सी होती है उस रहट के द्वारा वो पानी खींचते हैं। पानी खींचने के बाद में वो अपने खेतों में पानी दे देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ जो है भूमि स्थिर है। यहाँ पर 75% जो लोग हैं वो कृषि का कार्य करते हैं, और कृषि और खेतीहर मजदूर, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि यहाँ पर 75% तो कृषि और खेतीहर मजदूर का काम करते हैं, यानी कि खेतों का काम करते हैं। खेतीहर मजदूर वो लोग हैं जिनके पास में खुद की कोई जमीन नहीं है, परंतु वो फिर भी खेती का काम कर रहे हैं, दूसरे के खेतों में, बड़े किसानों के खेतों में वो काम कर रहे हैं। यहाँ भूमि की जो माप है वो हेक्टर में नापी जाती है, और हेक्टर की जो नाप है वो होती है, अगर 100 मीटर एक भुजा है, 100 मीटर की भुजा का जो वर्गाकार है, यानी कि 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, ये हो गया 100 मीटर भुजा का वर्ग। 100 मीटर भुजा का जो वर्ग है वो क्षेत्र कहलाता है 1 हेक्टर। ये भूमि की जो माप है हेक्टर में मापी जाती है। वैसे अधिकांशतः हमारे यहाँ के इलाकों में भूमि की जो माप है वो बीघा के अंतर्गत मापी जाती है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या उसी भूमि को अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। पालमपुर की बात कर रहे हैं हम कि पालमपुर के जो लोग हैं वो जिस प्रकार की खेती करते हैं, जिस तरीके से खेती करते हैं, वहां पर क्या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा यस, उस उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बहुविध फसल प्रणाली। देखिए यहाँ क्या है सिस्टम कि एक ही साल में 3 बार फसल हो रही है। यहाँ ये लोग रबी की फसल के रूप में गेहूं बोते हैं। खरीफ की फसल में बाजरा, और सितंबर अक्टूबर के समथिंग अगर ये लोग कुछ बोते हैं तो वो बोते हैं आलू। यानी कि एक ही खेत में बहु फसलें उगाना, एक ही पूरे साल में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खेत हैं इनके, फिर भी ये लोग बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा खेती करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ उत्पादन बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है वो है आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि जो है, देखिए परंपरागत तरीके से खेती करके तो क्या होता था कि उतनी पैदावार नहीं होती थी जितनी पैदावार होनी चाहिए। एक भूमि में जितनी उपजाऊपन है वो भूमि उतनी ही पैदावार दे सकती है। लेकिन 1966 में भारत में हुई एक क्रांति जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से भारत में
आधुनिक किस्म के बीज तैयार किए गए। जो कम क्षेत्र में अधिक पैदावार कर देते हों और कृषि में यंत्रों का प्रयोग और कई आधुनिक चीजें जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, ये और यंत्रों का जैसे प्रयोग जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट, ये है कृषि यंत्रों का प्रयोग। इन चीजों के माध्यम से आधुनिक कृषि का जो रूप है वो इतना बड़ा है कि अब कम क्षेत्र में भी अधिक पैदावार की जा सकती है। तो यहाँ तक कि आज के पार्ट में आज के दिन हम इस पार्ट में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।